बिहार में किसान भैया 150 दिनों से बैठे हुए बक्सर में, उस पर किसी को टिप्पणी नहीं करनी। बिहार में छात्रों के ऊपर लाठियां चल रही हैं, उस पर टिप्पणी नहीं करनी। ये सब ध्यान भटकाने वाले विषय हैं। ज्वलंत विषयों पर ध्यान केंद्रित बिहार के नेताओं की बिजली की बात करते हैं। एक तो हमको ये समझ में नहीं आता कि भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आप, कुछ लोग कौन, बताइए ना कौन लोग बात कर रहे हैं। भैया अगर चिराग पासवान मांग कर रहा है तो बोलिए भैया कि चिराग पासवान ने मुफ्त की बिजली की मांग की है, और ये भाई हक है, अधिकार है। ये मुफ्त को इसका लाभ नहीं मिलता क्या? आपके विधायकों को इसका लाभ नहीं मिलता क्या? और यही लाभ अगर आप आम जनता को देंगे तो इसमें क्या नुकसान हो जाएगा? सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज से बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। यकीनन उस सत्र पर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूरी नजर है। बिहार के हित को मद्देनजर रखते हुए इस बार बिहार सरकार के द्वारा बिहारियों के लिए बजट में क्या क्या बातें कही जाती हैं, यकीनन पार्टी उसको भी गंभीरता से उस पर भी समीक्षा करने का काम करेगी। पिछली बार के बजट में क्या क्या वादे किए गए थे, कितने वादे पूरे किए गए, इस बार के बजट में क्या क्या ये नई घोषणा करेंगे, सकारात्मक दृष्टि से भी हम लोग देखने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ खामियां ही ढूंढने की बात इस बजट सत्र में पेश किए जाने वाले बजट को लेकर हम लोग करेंगे। जो सकारात्मक बातें हैं उसको जरूर हम लोग सराहने का भी काम करेंगे। बिजली को लेकर हम लोगों ने इस विषय को हम लोगों ने उठाया था, और उस पर जिस तरीके से उनके उस विभाग के मंत्री का बयान आया, और या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं, उस कार्यक्रम में आप सब लोग मौजूद होंगे। कार्यक्रम किसान समागम को लेकर था, और उस पर मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में चर्चा करते करते उन्होंने ये बात कही थी कि अरे कुछ लोग हैं जो मुफ्त की बिजली की बात करते हैं। एक तो हमको ये समझ में नहीं आता कि भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आप, कुछ लोग कौन, बताइए ना कौन लोग बात कर रहे हैं। भैया अगर चिराग पासवान मांग कर रहा है तो बोलिए भैया कि चिराग पासवान ने मुफ्त की बिजली की मांग की है, और ये भाई हक है, अधिकार है। ये मुफ्त की रेवड़ियों में नहीं गिना जाएगा, टैक्स पेयर्स का पैसा है ये। और जब हम किसी चीज के लिए ऑलरेडी आपको टैक्स दे रहे हैं तो सुविधाओं की अपेक्षा हम लोग रखते हैं। तो ऐसे में जब मैं कहता हूं कि एक सर्टेन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फ्री किया जाना चाहिए, तो क्या गलत मैं कह रहा हूं? भाई आपके मंत्रियों को इसका लाभ नहीं मिलता क्या? आपके विधायकों को इसका लाभ नहीं मिलता क्या? और यही लाभ अगर आप आम जनता को देंगे तो इसमें क्या नुकसान हो जाएगा? पर जब आम जनता को देने की बात आती है तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि कुछ लोग मुफ्त की बिजली की मांग करता है। अरे उनको पता, ये महंगी बिजली खरीद कर महंगे दरों में बेचने का जो भ्रष्टाचार है, इसी को ही हम लोग उजागर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इस कार्य को आप नहीं कीजिएगा मुख्यमंत्री जी, तो जनता ने पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी आपको बना दिया था, इस बार आपका खाता भी नहीं खुलेगा। और ये वादा तो मैं पहले ही कर चुका हूं कि जिस दिन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार आएगी, बिजली की दरों को ना सिर्फ सस्ता बल्कि सर्टेन यूनिट तक उसको मुफ्त भी किया जाएगा, ताकि जो बिहार का गरीब वर्ग है उनको सहूलियत मिले। भाई एक सरकार का लक्ष्य है कि जो आर्थिक तौर पर कमजोर लोग हैं उनको कैसे आप और सहूलियतें दे सकें। इस लक्ष्य के साथ सरकार को काम करना चाहिए, पर उस लक्ष्य के साथ काम करना तो दूर, हक मारने का काम इस सरकार के द्वारा किया जाता है। और आज इसी श्रृंखला में जो एक अगला विषय मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूं, वो अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े छात्रों को लेकर दशकों से चली आ रही एक योजना, जिसके तहत इसको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC/ST योजना के तहत, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप देकर उनको उनकी हैंड होल्डिंग करने का प्रयास सरकारों के द्वारा किया जाता है। और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकार इसमें मिलकर काम करती है। जहां पे 60% पैसा केंद्र सरकार का लगता है, तो वहीं 40% पैसा इसमें राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये लंबे समय से चली आ रही ये योजना है। इस योजना में पहला फेरबदल जो बिहार सरकार के द्वारा किया गया, जिसके खिलाफ हम लोग 2016 से ही
हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। 2016 में भी जिस वक्त ये किया गया था, उस वक्त हम लोगों के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी की मौजूदगी में मैंने स्वयं उस वक्त भी इस विषय को उठाया था। और जैसा मैंने इसकी शुरुआत में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ये तो एक उदाहरण है कि भैया कैसे अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले छात्रों को शिक्षा में, भाई आप उनके पढ़ने लिखने में, पढ़ाई में ही आप बाध्यता आप उत्पन्न कर रहे हैं। वो बेहतर तालीम, बेहतर शिक्षा हासिल ही नहीं कर पाए, उसमें आप गतिरोध आप उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, आए दिन जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों की टारगेट किलिंग की जा रही है, और मैं टारगेट किलिंग इसीलिए कह रहा हूं, चौकीदारों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। जो हम लोग की सुरक्षा के लिए तैनात है, उन लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। दलित युवाओं के साथ किसी की गला रेत कर हत्या कर दी जा रही है, किसी की गोली मार कर, बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है, बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। आप आंकड़े देखेंगे, आंकड़े दर्शाते हैं कि किस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति पर उत्पीड़न बढ़ा है, और ये आंकड़े दर्शा रहे हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक तरफ तो खामोश रहते हैं, और दूसरी तरफ पिछली बार चुनाव से ठीक पहले, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि भैया ये झुंझुना दिखा रहे हैं, उस वक्त चुनाव से ठीक पहले इन्होंने घोषणा की थी। पहली बात तो एक मुख्यमंत्री हत्या की बात ही कैसे कर सकता है, ये अपने में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। पर उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने हत्या को लेकर योजना बनाई थी। 2020 चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हो, गृह मंत्री होने के नाते उनको इतना सशक्त होना चाहिए था, बोलते कि भैया मेरे प्रदेश में मेरे रहते हुए कभी कोई हत्या नहीं होगी। ये इच्छा शक्ति उनमें होनी चाहिए। पर इस इच्छा शक्ति के विरुद्ध मुख्यमंत्री जी 2020 में एक योजना लेकर आते हैं, जिसके तहत कहा जाता है कि अगर किसी दलित परिवार में हत्या होगी, दलित महादलित परिवार में हत्या होगी, तो उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, उनके परिवार वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आज की तारीख में भैया आए दिन हत्याएं हो रही, और आप जाइए जाकर स्थानीय प्रशासन से पूछिए तो अधिकांश जगहों पर तो उनको पता ही नहीं है भैया कि इसका नोटिफिकेशन क्या है। परिणाम स्वरूप इसका लाभ उन लोगों को मिलता नहीं है। बिहार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर हत्याओं में लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, मैं खुद या हमारे पार्टी के नेता नहीं जाते, जिसमें अधिकांश दलित परिवार भी हैं। मैं कल रात भी गया था भैया, गया जहां एक चंद्रवंशी परिवार में हत्या हुई, वहीं एक पासवान, अरुण पासवान, उनकी हत्या कर दी गई। में हम लोग जब दलित कहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बंटवारे की राजनीति को इतना सादा है कि आपको बार बार 2 शब्दों का आपको उपयोग करना पड़ता है, दलित के साथ महादलित भी कहना पड़ता है। ये कौन से संविधान के तहत? जब आप लोग पूर्णिया में आप लोग रैली करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि संविधान को खतरा है, संविधान की हत्या की जा रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं भैया? कौन से संविधान की धारा कहती है कि आप अनुसूचित जाति को और बांटने का आप काम कीजिए? कौन सी धारा के तहत आप बांट रहे हैं बताइए? बल्कि संविधान तो दलित शब्द का उपयोग भी नहीं करता, संविधान सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति की बात करता है। बोलचाल की भाषा में जरूर हम लोग दलित शब्द का हम लोग उपयोग कर लेते हैं, पर आपने तो उसको भी आगे बांटकर महादलित कर दिया भैया। ये कौन से संविधान के तहत आपने किया? एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे प्रदेश को आप एक साथ लेकर चलें, एक साथ मुट्ठी में बांधकर चलें। आप उसी में विभाजन करने का आप काम कर रहे हैं। तो बंटवारे की राजनीति आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दलित महादलित हो, पिछड़ा अति पिछड़ा हो, कभी लवकुश करिएगा, कभी कोरी कुर्मी करिएगा, कभी अगड़ा पिछड़ा करिएगा। आप तो पुरुष महिला में बांटने का काम करते हैं भैया। क्या बयान दिए थे आप जनसंख्या को लेकर, पुरुषों के बारे में? तो जो मुख्यमंत्री बांटने की राजनीति कर रहे हो, वो लोग जाकर बोल रहे हैं भैया कि संविधान की हत्या हो रही है। किस तरीके की बातें आप कर रहे हैं भैया उस मन से? आपको लगता है कि देश में कभी संविधान की हत्या होगी? क्या भारत का संविधान इतना कमजोर है कि हत्या कर दी जाएगी? इस तरीके की बातें आपकी सोच को दर्शाती। परिणाम स्वरूप भाई, जब आज आपको सही में बिहारियों से जुड़े हुए ज्वलंत विषयों पर आपको चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, तो आप गुमराह करने की बातें करते हैं। और ये तमाम, और ये जितनी बातें भाई मैंने आपसे कही है, वो सारे आपसे मैं शेयर भी करूंगा।
जितनी बातें आप लोग के समक्ष रखी गई हैं। और अंत में एक विषय और आप लोग के समक्ष मैं रखूंगा कि ये पैसा जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए, छात्रवृत्ति का ये पैसा छात्रों के अकाउंट में जाने के अलावा बाकी सब जगह जा रहा है। ये भी अपने में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये मैं नहीं कह रहा भैया, ये कैग की रिपोर्ट है। कैग की रिपोर्ट आप बोलेंगे, मैं आपके साथ में साझा भी करूंगा, बट ये कैग की रिपोर्ट कहती है कि किस तरीके से इस पैसे का इस्तेमाल छात्रों के लिए होना चाहिए। छात्रवृत्ति के इस पैसे का इस्तेमाल आप विभिन्न तरीके के और कार्यों के लिए कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने कई योजनाओं में इनको राशि आवंटित करना कम कर दिया, या कुछ जगह तो ऐसी जानकारी आ रही है कि भैया प्रधानमंत्री आवास में पैसा रोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आप बार बार बात करते हैं भैया विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो जो आपको पैसा मिल रहा है ऑलरेडी केंद्र सरकार से, पहले उसका तो यूटिलाइजेशन ढंग से हो। उस पैसे का तो आप इस्तेमाल आप कर नहीं पा रहे। कितनी ऐसी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिसकी राशि वापस चली जाती है, लौटानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। और ऐसे में आप बिहारियों को बरगलाने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए आप बोलते हैं भैया केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे, विशेष राज्य का दर्जा दे। तो जितना पैसा आ रहा है पहले आप उसका तो आप 100% यूटिलाइजेशन कीजिए। और जिस योजना के तहत वो पैसा आ रहा है उस योजना में इस्तेमाल करने की बजाय विभिन्न और कार्यों के लिए आप उस पैसे का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? ये डाइल्यूशन क्यों किया जा रहा है भैया? मैनिपुलेटेड फिगर्स सामने आ रही हैं। क्यों? भ्रष्टाचार की वजह से ना, ताकि इस पैसे को डाइवर्ट किया जाए और उस पैसे को कुछ लोग, कुछ अधिकारी और कुछ नेता अपनी जेब में उस पैसे को रखें। इस सोच के साथ किया जाए। कैग की रिपोर्ट पर बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या जवाब है उनका? जब कैग कह रहा है इस बात का कि भाई इन पैसों का उपयोग सही जगह पर नहीं हो रहा है, कोई जवाब? मैं बार बार बोलता हूं नेगेटिव वोटिंग होती है, नेगेटिव वोटिंग होती है। आपने जिनके ऊपर प्रताड़ित, जिन लोगों को प्रताड़ित किया, आज आप सोचिए कि आप साथ में मिल गए हैं तो वो लोग भी एक साथ हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए नेगेटिव वोटिंग उपचुनाव में भी हुई, अगले विधानसभा में भी हुई। फर्क नहीं पड़ता ये सरकार चले नहीं चले, मेरा ध्यान भी केंद्रित नहीं है। पर जब तक ये सरकार है तब तक तो आप बिहार और बिहारियों के बारे में सोचिएगा ना। जब तक भी आप हैं, मैं ये मान के चलता हूं, मैंने तो हर बार बोला भैया कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, और मैं आज भी मानता हूं कि संभवतः लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे भाई। और मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा कि बिहार में आपराधिक गतिविधियां जिस तरीके से चरम सीमा पर हैं, इस बात का संज्ञान ले। कितनी और हत्याओं का कोई इंतजार करेगा भैया? बिहार में जिस तरीके से एक अराजक माहौल उत्पन्न हुआ है, हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से भी पीछे मिलकर आए थे कि भाई राष्ट्रपति शासन की सिफारिश आप कीजिए। तो जो एक अराजक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, पहली बात तो मुझे लगता है कि घटक दलों में ही मतभेद इतने उत्पन्न होते जा रहे हैं धीरे धीरे कि संभवतः ये सरकार खुद ही ना गिर जाए। पर अगर ऐसे ही अराजक परिस्थिति उत्पन्न होती रही तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा कोई विकल्प और बचेगा नहीं। भाई अलग अलग समय पे हर राजनीतिक दलों ने ऐसे संस्थानों के ऊपर उंगली उठाई है, जब ये हमेशा आरोप लगाए गए कि जो ऐसी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग सत्ताधारी दलों के द्वारा किया जाता है। मैं ये मानना चाहूंगा कि ये सब स्वतंत्र एजेंसीज हैं और इंडिपेंडेंटली, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इंडिपेंडेंटली ये लोग कार्य कर रही हैं। ऐसे में अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं। आज की तारीख में जरूर प्रमुखता से ये आरोप लगाए जाते हैं कि केंद्र की सरकार इन केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। पर मैं याद दिलाऊं, सबसे पहले ये विषय यूपीए की सरकार में ही सामने आया था, जब सीबीआई को तोता कहा गया था। तो ये आरोप प्रत्यारोप हर सरकार ने, आज जो विपक्ष में है वो सत्ता पे लगा रही है, कल वो विपक्ष में थे वो उस वक्त सत्ता में लगा रहे थे, हर सरकार ने एक दूसरे के ऊपर लगाए। पर ये इन संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि अपनी विश्वसनीयता को ये लोग बरकरार रखें। दोष किसी पे भी लगे, निष्पक्ष तरीके से जांच हो, दोषी पे कार्रवाई हो, जो दोषी नहीं है उसको डरने की जरूरत है। मुख्यमंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हट जाए। जो समस्या की जड़ में है, समाधान तो तभी निकलेगा ना भाई जब ये समाधान यात्रा की बात करते हैं। तो जो समस्या की जड़ में है, शिक्षा मंत्री, फलाना मंत्री, ढिमकाना मंत्री से क्या लेना देना भैया? जब नीति निर्धारक खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अकेले चलने की राजनीति पर वो काम करते हैं, रणनीति पर वो काम करते हैं,
ऐसे में शिक्षा विभाग के द्वारा एक के बाद एक धांधलियां भी सामने उजागर हुई हैं और जिस तरीके से भर्तियों को भी लेकर यहां पे एक अनियमितता देखी गई है। भाई सीटेट के छात्र अभ्यर्थी हों, बीटेट के अभ्यर्थी हों, विभिन्न और विभागों से जुड़े हुए हों, उसकी मूल में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही आदेश है ना। तो ऐसे में जब तक ये सरकार रहेगी, जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, तब तक इनकी मांगों का समाधान इनके पास सिर्फ लाठी है, उसके अलावा कोई समाधान नहीं। लोगों ने अपराधियों को संरक्षण देते देते उन लोगों को इतना बड़ा कर दिया है कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री या उनकी पार्टी के नेता स्वयं भी चाहेंगे तो अब ये लोग अपराध या अपराधियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप ये लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। टिप्पणियां करने से बिहार और बिहारियों को कोई फर्क पड़ता है क्या? जब ये लोग इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, क्या ये ज्वलंत विषय है आज की तारीख में बिहार में? बिहार में किसान भैया 150 दिनों से बैठे हुए बक्सर में, उस पर किसी को टिप्पणी नहीं करनी। बिहार में छात्रों के ऊपर लाठियां चल रही हैं, उस पर टिप्पणी नहीं करनी। ये सब ध्यान भटकाने वाले विषय हैं। ज्वलंत विषयों पर ध्यान केंद्रित बिहार के नेताओं का रहना चाहिए, ये मेरी उम्मीद है।